रासायनिक बल गतिकी के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पहले लेक्चर में हम रासायनिक बल गतिकी क्या होती है इसे देख चुके हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया दर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। वेग नियम और वेग स्थिरांक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और अभिक्रिया की आणविकता के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम अभिक्रिया की कोटि, आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है उसे देखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की जो इकाई है उसे भी देखेंगे। छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है उसे भी समझेंगे। अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने की विधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे और अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता कैसे होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। पिछले लेक्चर में हमने अभिक्रिया का दर, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन होता है, अभिक्रिया दर का समीकरण जो होता है उसे निकालना सीखा था, जहां किसी भी अभिक्रिया का दर उस अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारकों की सांद्रता के घातों अभिकारकों की सांद्रता और उनके घातों का गुणनफल होता है, जिसे एक समानुपाती स्थिरांक, उसे रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक भी कहते हैं, उसे गुणा करने पर उस अभिक्रिया का दर प्राप्त होता है। तो किसी भी रिएक्शन में यदि हमें अभिक्रिया का दर मालूम है तो उस अभिक्रिया के दर या अभिक्रिया दर का जो समीकरण है उसके घातों का योग करने पर हमें उस अभिक्रिया की जो कोटि है वह प्राप्त होती है। जैसे इस रिएक्शन में अगर देखेंगे तो अभिक्रिया का जो दर है वह K मल्टीप्लाइड बाई A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B है। तो इस अभिक्रिया दर समीकरण में जो A और B, स्मॉल a और स्मॉल b, जो A सांद्रता और B सांद्रता के घात हैं या उनके जो पावर हैं, उनका अगर हम योग करते हैं, उनका सम करते हैं, तब हमें संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि प्राप्त हो जाएगी। जहां आपका स्मॉल a के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि है, A रिएक्टेंट का जो पावर A है वो A रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में उसकी ऑर्डर को दर्शाता है। उसी प्रकार जो स्मॉल b है वो B रिएक्टेंट के संदर्भ में उस रिएक्शन के ऑर्डर को, उस अभिक्रिया की ऑर्डर को दर्शाता है। तो यदि हम संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि की बात करेंगे जिसे n से दर्शाया जाता है, तो हमें इन जो पावर हैं A और B, उनका अगर हम सम कर देते हैं तब हमें संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे 2NO2, 2 मोल NO2 गैस 2 मोल NO और 1 मोल ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो यदि हम इस अभिक्रिया की दर को लिखें, इस अभिक्रिया का जो रेट है उस इक्वेशन को लिखेंगे, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का पावर 2, क्योंकि 2 मोल हमने NO2 यूज किया था। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। उसी प्रकार से H2O2 प्लस 3I माइनस प्लस 2H प्लस का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें 2 मोल H2O और I3 माइनस 1 मोल प्राप्त होता है। यदि इस रिएक्शन की रेट को या इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन को देखेंगे तो रेट बराबर होगा रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस
ध्यान रखिएगा, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो भी पावर रहता है वो हर रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है या उससे अलग भी हो सकता है। जैसे इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में यदि हम देखें तो इस रिएक्शन का जो रेट है उसका इक्वेशन अगर हम निकालेंगे तो रेट बराबर K इंटू H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। इसके संदर्भ में यदि इस अभिक्रिया की हम कोटि निकालते हैं तो वह H2O2 का पावर 1 है और I माइनस का भी पावर 1 है। इनके पावर को यदि हम ऐड कर देते हैं 1 प्लस 1 2 मिलेगा। इसलिए इस जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो ऑर्डर होगा वो सेकंड ऑर्डर होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। किसी प्रतिक्रिया का कोटि 0, 1, 2, 3 और यहाँ तक कि प्रभाज भी हो सकता है। अभिक्रिया के कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं को शून्य, प्रथम या द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहा जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर रहेगा वो होल नंबर हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है। मतलब वो शून्य भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3 और कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। आगे देखते हैं आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर। अभिक्रिया की आणविकता यह परमाणुओं, आयनों या अणुओं की संख्या है जो एक साथ एक दूसरे से टकराते हैं ताकि रासायनिक प्रतिक्रिया हो सके। यदि अभिक्रिया की कोटि देखें तो यह वेग नियम समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग होता है। अभिक्रिया की आणविकता की अगर बात करेंगे तो जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं, जितने अभिकारक की संख्या होती है, उतनी उस रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन की आणविकता होती है। परंतु अभिक्रिया की कोटि के लिए यह बात सत्य नहीं है। अभिक्रिया की कोटि कुल अभिकारकों की संख्या के समान भी हो सकती है और उनसे भिन्न भी हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती, परंतु अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है। अभिक्रिया की आणविकता एक थियोरेटिकल प्रोस्पेक्शन है, एक थियोरेटिकल स्टडी है, परंतु अभिक्रिया की आणविकता प्रयोगात्मक रूप से निकाली जाती है। यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। अभिक्रिया की आणविकता होल नंबर होती है हमेशा, परंतु अभिक्रिया की कोटि आंशिक मान भी शामिल हो सकते हैं। जटिल प्रतिक्रिया की समग्र आणविकता का कोई महत्व नहीं है। प्रत्येक चरण की अपनी आणविकता होती है। यदि ऐसा कोई रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन है जो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन का एक मॉलिक्यूलैरिटी या एक आणविकता नहीं हो सकती। पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन की एक आणविकता नहीं हो सकती। हर एक स्टेप, हर एक केमिकल रिएक्शन स्टेप का मॉलिक्यूलैरिटी या आणविकता अलग होती है। परंतु यदि हम अभिक्रिया की कोटि की बात करेंगे तो यदि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि एक से ज़्यादा पदों में, एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है, तो हर एक स्टेप का या पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, जो अभिक्रिया की कोटि होगी, वह एक ही होगी, वह समग्र प्रतिक्रिया के लिए होगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि किसी केमिकल रिएक्शन का अगर रेट उसके रिएक्टेंट या फिर अभिकारक के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, तब उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यदि ऐसा कंडीशन होता है, यदि ऐसा है कि किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट या अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसा जैसा रिएक्शन बढ़ता जाएगा, उसका रेट बढ़ते समय के साथ कांस्टेंट ही रहेगा, वह ना बढ़ेगा और ना घटेगा।
शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, क्योंकि अभिक्रिया का जो दर है या जो रेट है वह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, इसलिए वह अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होगा। यदि माना जाए कि R से P एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जहां आपका जो अभिकारक या रिएक्टेंट है वह R है और उत्पाद P बन रहा है, तो यदि रेट लॉ लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, तो जैसा कि हमने पहला दिखा था, R के संदर्भ में जो अभिक्रिया वेग होगी वो माइनस dR/dt हो जाएगी, जो कि बराबर होगा K इंटू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0। 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ आपका जो अभिक्रिया का रेट है, अभिक्रिया का वेग है, वह अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। आगे अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा माइनस dR/dt k इंटू 1, R का पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वो 1 के बराबर होता है। dr इज इक्वल टू माइनस के इंटू dt जो डिवीजन में है उसे इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और माइनस का साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे इधर प्लस हो जाएगा और इस तरफ माइनस आ जाएगा। यदि इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं टाइम 0 से t तक, तो R का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0 समय पे जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ रहेगा तब उसका कॉन्सेंट्रेशन R0 रहेगा, और दिए गए t समय पर R का कॉन्सेंट्रेशन हम R मान के चलते हैं। तो R0 से R में यदि हम dr का समाकलन करते हैं तो माइनस k बाहर आ जाएगा, क्योंकि k एक वेग स्थिरांक है, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। dt का 0 से t तक इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर हमें इक्वेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT मिलता है। इसे यदि हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो R0 माइनस R इज इक्वल टू KT हो जाएगा। आप अभिकारक के संदर्भ में अभिकारक की बेसिस पे रिस्पेक्ट में जो रेट इक्वेशन निकलता है वह R0 माइनस R इज इक्वल टू KT होगा। यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग P के संदर्भ में, उत्पाद के संदर्भ में निकालें, ये तो कुछ इस तरह होगा। यदि उत्पाद, ये P होना चाहिए, यदि उत्पाद P का X मोल बनता है, हमने मान लिया कि ये जो P प्रोडक्ट बन रहा है वह एक दिए गए T समय अंतराल में X मोल बन रहा है, तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा dP/dt। जैसे लिखते थे, हमने माना है कि X मोल उत्पाद बन रहा है, इसलिए P की जगह हमने X लिया हुआ है। dx/dt इज इक्वल टू K टाइम्स R का पावर 0। जब कभी भी रेट इक्वेशन लिखते हैं तो हम रिएक्टेंट को बेस बनाकर लिखते हैं, इसीलिए R टू द पावर 0 लिया गया है। तो dx इज इक्वल टू R का पावर 0 1 हो जाएगा, इसीलिए K इंटू dt हो जाएगा। ये जो dt डिवीजन में उसे मल्टीप्लीकेशन में ले जाएगा। इस इक्वेशन का फिर से अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू k टाइम्स dt, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू k नॉट t। प्रोडक्ट के संदर्भ में या उत्पाद के संदर्भ में जो आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया का रेट इक्वेशन होता है वह यह होता है x इज इक्वल टू k नॉट t। यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, y एक्सिस में अगर x को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपका उत्पाद का कॉन्सेंट्रेशन है, और x एक्सिस में अगर हम समय को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन से पास होते रहती है, और इसका जो स्लोप रहता है वह रेट कांस्टेंट k होता है। यदि हम इस इक्वेशन को देखेंगे, y इज इक्वल टू mx को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जहाँ इंटरसेप्ट जो आपका c रहता है वो 0 है। इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में x और t के अगेंस्ट अगर हम ग्राफिकल प्लॉट करते हैं तो वह हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि एक ओरिजिन से पास होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में मैंने पहले कहा था कि यदि जो आपका अभिक्रिया का दर है या अभिक्रिया की रेट है वह रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, उस पर निर्भर नहीं हो रही है, तो उसका जो रेट है बढ़ते हुए समय में हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती चली जाएगी तो अभिक्रिया का दर जितना
रिएक्शन के स्टार्टिंग में था उतना ही रिएक्शन के एंडिंग में भी होगा, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड वह टाइम या उस कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है जब कोई केमिकल रिएक्शन आधा पूरा हो चुका हो। किसी अभिक्रिया का अर्ध आयु वह समय होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी आरंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। मान लीजिए कि यदि कोई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A है तो वह टाइम जब उसकी सांद्रता A/2 हो जाएगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाएगा, उस समय को हाफ लाइफ कहते हैं या फिर अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे टी हाफ के रूप में दर्शाया जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ क्या हो जाएगा? हमने एक इक्वेशन देखा था, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। यदि के और टी मल्टीप्लीकेशन में तो इस टी को यदि हम नीचे ले आते हैं तो आर नॉट माइनस आर अपॉन टी हो जाएगा। यदि समय अंतराल हम टी हाफ ले रहे हैं तो अभी हमने देखा कि अर्ध आयु या हाफ लाइफ में जो आर का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा हो जाएगा। तो टी अगर टी हाफ ले रहे हैं तो आर बराबर आर नॉट अपॉन टू हो जाएगा, क्योंकि जो आपका आर नॉट है वो प्रारंभिक सांद्रता है रिएक्टेंट आर की। तो रेट कांस्टेंट at t half becomes k is equal to r naught minus r naught by 2 divided by t half। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें t half is equal to r naught upon 2k मिलता है। यह स्पष्ट है कि शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए टी हाफ अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती तथा वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो अभिकारक के या रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर नॉट के समानुपाती है तथा जो रेट कांस्टेंट है के वेग स्थिरांक उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगला देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया या में अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसा पिछला हमने देखा था, शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिकारक का वेग रहता है, अभिक्रिया का वेग रहता है, वह किसी भी रिएक्टेंट की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। परंतु प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट का रेट है, अभिकारक का जो वेग है, वह केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। इसलिए रेट इक्वेशन हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर का पावर 1। यहाँ आर का पावर 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो डी आर, यहाँ पे जो आर का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। माइनस माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस और माइनस इधर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इस इक्वेशन का यदि समाकलन करते हैं तो पुनः अगर हम लेंगे कि शून्य से टी समय अंतराल में जो आर का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो आर नॉट से आर जाएगा। डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एल एन आर मिलता है और लिमिट रखने पर एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी आ जाएगा। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं तो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के टी, और के टी बराबर, क्योंकि एल एन ए माइनस एल एन बी, नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी बराबर होता है नेचुरल लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। तो उसी रूल से एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर हो जाएगा एल एन आर नॉट अपॉन आर। तो के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग आर नॉट अपॉन आर और टी फिर डिवाइड में लेके आएंगे तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन आर नॉट अपॉन आर हो जाएगा। यदि इस इक्वेशन को और स्पेसिफिक फॉर्म में लिखते हैं और ओपन करके लिखते हैं तो नेचुरल लॉग को यदि लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग 10 आर नॉट अपॉन आर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है और इसका डेरिवेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो यहाँ हमने
ज़्यादा कुछ नहीं किया है, log 10 आर नॉट अपॉन आर है, तो यहाँ t को k के साथ मल्टीप्लाई करके 2.303 को डिवीजन फॉर्म में ले गया, बस इक्वेशन को रीराइट किया है, फिर से लिखा हुआ है। तो यह इक्वेशन y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में फिर से आ गई, जहाँ आपका स्लोप जो है k अपॉन 2.303 हो जाएगा, और आपका जो x एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो log r नॉट अपॉन r अगर y एक्सिस में लेते हैं और समय को हम x एक्सिस में लेते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन से पास होती है, जिसका स्लोप k अपॉन 2.303 होता है। यह है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यदि इस इक्वेशन को और डेफिनेट फॉर्म में और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो हम यदि ये मान लें कि जो आपका R है, प्रोडक्ट है, वो दिए गए समय पर t टाइम पे, यदि हम ऐसा मान लें कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R नॉट है उसमें x कॉन्सेंट्रेशन या फिर x मोल खत्म होता है, तब हमें जो प्रोडक्ट R है वह प्राप्त होता है। यदि हम 10 ग्राम A ले रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि 10 सेकंड में उसमें वह 8 ग्राम हो गया, 10 सेकंड में वह 8 ग्राम हो गया, तो जो उत्पाद है, यदि A से B बन रहा है तो जो उत्पाद है वह 2 ग्राम बना हुआ है। तो यही जो x है वो उस 8 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो R नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू R हो जाएगा। दिए गए t टाइम पे यदि x मोल R नॉट खर्चा हो रहा है, तो जितना R नॉट खत्म, जितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आपका R खत्म होगा, उतना ही प्रोडक्ट या फिर उत्पाद हमें प्राप्त होगा। तो R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस एक्स के तरीके से भी लिख सकते हैं। तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट, और R की जगह आर नॉट माइनस एक्स रख लिया। इस इक्वेशन को जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि नेचुरल लॉग आर नॉट माइनस नेचुरल लॉग आर लिया गया है, तो नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी को हम लिख सकते थे नेचुरल लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। तो नेचुरल लॉग ए डिवाइडेड बाई बी को हम नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। वही काम यहाँ भी किया गया है। लॉग 10 आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट माइनस एक्स को लॉग 10 आर नॉट माइनस लॉग 10 आर नॉट माइनस एक्स के फॉर्म में लिख दिया गया है, और यहाँ t को लेफ्ट हैंड साइड ले जाके k के साथ मल्टीप्लाई किया गया और 2.303 को डिवाइड के फॉर्म में ले आया गया। इस इक्वेशन को रीराइट करने पर log 10 r नॉट माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाया गया और log 10 r नॉट के साथ kt अपॉन 2.303 को माइनस करके लिखा गया। इसको इस तरफ ले जाया गया और kt अपॉन 2.303 को इस तरफ ले जाया गया। तो यदि इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक y इज इक्वल टू, ये आपका mx है और ये इंटरसेप्ट c का रूप लेता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाता है, जहां हम y एक्सिस में log 10 r नॉट माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और x एक्सिस पे समय अंतराल जो टाइम है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि y एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट बनाता है जो log 10 r नॉट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपका वैल्यू है ये इंटरसेप्ट है इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और जहां आपका स्लोप माइनस k अपॉन 2.303 होता है। यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु काल की बात चर्चा करें, तो प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के लिए अर्धायु काल अवधि स्थिर होती है, अर्थात प्रतिक्रियाशील स्पीशीज की प्रारंभिक सांद्रता से यह स्वतंत्र होती है। आइए डेरिवेशन देखते हैं। हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन अभी डिराइव किया था, जहां हमने देखा था k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग 10 आर नॉट अपॉन आर। तो यदि हम टी हाफ लेंगे तो जिस तरीके से पहले डिस्कशन किया था उसी के बेसिस पे यदि टी हाफ टाइम पे हमारा जो आर का कॉन्सेंट्रेशन है वो उसके प्रारंभिक कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। इसलिए जो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो रेट इक्वेशन है वह बदल जाएगा। k इज इक्वल टू 2.303, टी की जगह टी हाफ ले लेंगे और r की जगह r नॉट बाई 2 ले लेंगे। इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करने पे हमें
log2 मिलेगा। 2.303 k डिवाइड बाई k इंटू log2। log2 का जो वैल्यू होता है वो 0.3010 होता है। इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, 2.303 के साथ 0.3010 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टी हाफ का वैल्यू हो जाएगा 0.693 अपॉन के। यदि ध्यान से देखेंगे तो यह टी हाफ प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि 0.693 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वह भी एक स्थिरांक है, के भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसलिए टी हाफ किसी भी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। यह न तो अभिक्रिया के अभिकारक के ऊपर निर्भर करता है और ना ही उत्पाद के ऊपर। तो टी हाफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल अवधि स्थिर होती है। प्रतिक्रियाशील स्पीशीज की प्रारंभिक सांद्रता से यह स्वतंत्र होती है। अभिक्रिया, आइए इसे डिस्कशन करते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में क्रिया वेग दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में देखा था, शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता था, जो अभिक्रिया का वेग है या किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता था, इसलिए उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता था जो भी रासायनिक क्रिया का वेग था या उसका रेट था। यदि हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो इसमें जो अभिक्रिया का वेग रहेगा वह दो अणुओं की सांद्रता पर और फिर दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए यदि ले लें, 2 मोल ए यदि बी और सी बना रहा है, 2 मोल ए अभिकारक अगर है और वह बी और सी उत्पाद दे रहा है, तो अभिक्रिया का जो वेग रहेगा वह समानुपाती होगा ए की सांद्रता का घात 2, ए का पावर 2 के समानुपाती होगा। और समानुपाती स्थिरांक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यदि हम लगा लेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर यदि हम इक्वल टू लगाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ के हमारा समानुपाती स्थिरांक है जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा। तो अभिक्रिया का वेग का जो समीकरण, अभिक्रिया वेग समीकरण हो जाएगा k इंटू ए का स्क्वायर। उसी प्रकार से यदि ऐसा रिएक्शन ले लें जिसपे दो अलग अलग अभिकारक रिएक्ट कर रहे हों, दो अलग अलग अभिकारक क्रिया में भाग ले रहे हों, जैसे ए और बी मिलकर सी और डी उत्पाद दे रहे हैं, सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अभिक्रिया जो रहेगी वह समानुपाती हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के प्रोडक्ट के। तो अभिक्रिया समीकरण, अभिक्रिया वेग समीकरण की अगर हम बात करेंगे तो इस अभिक्रिया के लिए हो जाएगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या वेग स्थिरांक समीकरण का डेरिवेशन कैसे करें, आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई एक अभिक्रिया है, ए और बी ऐसे अभिकारक हैं जो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई उत्पाद दे रहे हैं। तो हम ये मान लें कि प्रारंभिक सांद्रता दोनों अभिकारकों की, ए तथा बी दोनों अभिकारकों की ए मोल प्रति लीटर है। तो टी समय के बाद यदि हम यह मान लें कि टी समय के बाद ए तथा बी का एक्स मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, हम यह कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेट पे जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तब ए और बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए मोल प्रति लीटर लेकर चल रहे हैं। अगर टी समय के बाद ए तथा बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ए तथा बी जो है वह एक्स मोल प्रोडक्ट बनाता है, तो टी समय के पश्चात ए तथा बी की जो सांद्रता होगी उसे हम ए माइनस एक्स कह सकते हैं, क्योंकि एक्स मोल ए और बी से कम होगा तभी एक्स कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, एक्स मोल उत्पाद प्राप्त होगा। तो यदि हम इसका रेट इक्वेशन लिखते हैं प्रोडक्ट के बेस बनाकर, प्रोडक्ट के संदर्भ में, तो एक्स मोल प्रोडक्ट बन रहा है, एक्स मोल उत्पाद बन रहा है, इसलिए dx अपॉन dt इस केमिकल रिएक्शन का रेट इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा।
जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के। हमने देखा था कि टी टाइम पे हमने यह माना था कि टी समय पर ए तथा बी की जो सांद्रता है वह ए माइनस एक्स हो जाती है। तो ए और बी की जो सांद्रता है उसकी जगह हम ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स भी ले सकते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के, जहाँ हमारा जो के है वह द्वितीय कोटि का वेग स्थिरांक है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो डी एक्स के साथ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी आ जाएगा। समीकरण 2 को यदि इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी, या फिर ये इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, जहाँ के समाकलन स्थिरांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब t इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब समय शून्य होगा, समय शून्य होने का अर्थ यह है कि अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। तब जो x का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा या फिर x का जो वैल्यू रहेगा, जो हमें उत्पाद का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, वह शून्य रहेगा, क्योंकि अभिकारक अभी तक क्रिया करना प्रारंभ नहीं किए हैं। इसलिए यदि t इज इक्वल टू 0 समय पर x का मान 0 है और इन वैल्यूज़ को समीकरण 3 में यदि हम रखते हैं तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा और t का वैल्यू 0 रखते हैं तो 1 अपॉन a इज इक्वल टू सी हो जाएगा। मतलब जो समाकलन स्थिरांक है उसकी वैल्यू 1 अपॉन a आती है। तो c का मान यदि हम समीकरण 3 में रखते हैं तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होता है वह होता है 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन a। जितने भी कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स हैं, जैसे a माइनस एक्स है और a है, उसे हम एक तरफ यदि लेके जाएंगे तो के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए हो जाएगा। और k इज इक्वल टू टी मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर हम उसे राइट हैंड साइड लेके आते हैं तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई, और इस फ्रैक्शन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो a माइनस ब्रैकेट में a माइनस एक्स अपॉन a टाइम्स a माइनस एक्स हो जाएगा। इस इक्वेशन को और सॉल्व करने पे हमें k इंटू 1 अपॉन टी एक्स टाइम्स a अपॉन एक्स यह प्राप्त होता है। यह जो इक्वेशन है वह सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन कहलाती है। यदि हम हाफ लाइफ की बात करेंगे, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु काल की बात करेंगे, हम एक रिएक्शन मान के चलते हैं कि आप 2 मोल आर, 2 मोल जो रिएक्टेंट है, 2 मोल जो अभिकारक है, वह प्रोडक्ट पी दे रहा है। तो यदि समय t बराबर 0 है, यानी जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, तब हम मान के चल रहे हैं कि जो R की सांद्रता है, जो अभिकारक की सांद्रता है वह a मोल है और उत्पाद की जो सांद्रता है वह 0 है। यदि t इज इक्वल टू टी हाफ लेते हैं, मतलब अर्ध आयु काल में जो अभिकारक है उसकी सांद्रता x/2 हो जाती है। ये a/2 होनी चाहिए क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाता है। तो a/2 यदि होती है तो प्रोडक्ट का उत्पाद a/2 हमें प्राप्त होता है। सेकेंड ऑर्डर रेट इक्वेशन हमने पिछले स्लाइड में निकाला था, जहाँ हमने देखा था k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी टाइम्स x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स निकलता है। तो टी हाफ समय पर यदि हम x का वैल्यू और यहाँ जो हमने a माइनस एक्स का वैल्यू पुट किया है, यदि हम टी हाफ समय पर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक्स की जगह हम a माइनस a/2 रख देंगे और या ऊपर में भी x की जगह a/2 रख देंगे। इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें टी हाफ इक्वल टू, यहाँ पे a मिसिंग है तो यहाँ पे a लिख लीजिएगा, a/2 डिवाइड बाई a टाइम्स a माइनस a/2 आएगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू a माइनस a/2 को यदि सॉल्व करते हैं तो हमें a/2 मिलता है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं a/2 और a/2 कैंसिल हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए प्राप्त होता है। मतलब जो हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है
अर्ध आयुकाल है उसका इक्वेशन यह हमें प्राप्त होता है, T12 इक्वल टू 1/KA। यदि हम इस तरीके की अभिक्रिया देखें जहाँ हमने अभिकारकों की जो प्रारंभिक सांद्रता है यदि वह अलग अलग होती है, पिछला जब हमने डेरिवेशन किया था तब हमने यह देखा था कि हमने यह मान लिया था कि ए और बी अलग अलग जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता समान है। हमने ए मोल प्रति लीटर प्रारंभिक सांद्रता ए और बी अभिकारक की लेके चली थी, परंतु यदि ऐसा नहीं होता कि हमारे जो अलग अलग अभिकारक हैं जहाँ जिस प्रकार से ए और बी हैं उनकी सांद्रता यदि उनकी प्रारंभिक सांद्रता यदि भिन्न होती है, जैसे T0 पर ए की सांद्रता ए है और बी की सांद्रता बी है, तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तब जो हमारा द्वितीय कोटि अभिक्रिया का जो रेट इक्वेशन रहेगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन रहेगा, वह कुछ इस प्रकार होगा, K इज इक्वल टू 1/A माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई टी नेचुरल लॉग B टाइम्स A माइनस एक्स अपॉन A टाइम्स B माइनस एक्स। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो प्रारंभिक सांद्रता है दोनों अभिकारकों की वह अलग अलग है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की चर्चा करें तो द्वितीय कोटि वेग स्थिरांक समीकरण जो हमने पिछले स्लाइड में निकाला था, K इज इक्वल टू 1/T एक्स टाइम्स A अपॉन A माइनस एक्स, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है K इज इक्वल टू 1/T 1/A माइनस एक्स माइनस ऑफ 1/A। ये हमने यहाँ से प्राप्त किया, इस इक्वेशन को लिखा गया है, इस इक्वेशन को वहाँ पे लिखा गया है। तो Kt इज इक्वल टू 1/A माइनस एक्स माइनस 1/A हो जाएगा, इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आया गया, माइनस 1/A को लेफ्ट हैंड साइड लेके अगर आते हैं तो यह माइनस 1/A प्लस 1/A में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/A माइनस एक्स इज इक्वल टू Kt टाइम्स Kt प्लस 1/A। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो यह हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का एक रूप देता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ यदि हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो 1/A माइनस एक्स जो y एक्सिस पे रहेगी उसको दर्शाता है, Kt टी जो है वह एक्स एक्सिस पे रहेगा और जो स्लोप रहेगा, जो ढाल रहेगा, वह k के बराबर होगा और अंतः का इंटरसेप्ट जो प्राप्त होगा वो 1/A प्राप्त होगा। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ है उसे प्लॉट कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई। यदि कोई nth ऑर्डर का रिएक्शन है तो उसके लिए जो रेट इक्वेशन होगा वह k इंटू ए टू द पावर n होगा। ये हमने पहले भी देख रखा है। जैसे अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करेंगे तो k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाता है, द्वितीय कोटि में k इंटू ए का पावर 2 हो जाता है। तो उसी प्रकार से यदि nth ऑर्डर का रिएक्शन है तो उसके लिए जो रेट इक्वेशन रहेगा वो k इंटू ए का पावर n हो जाएगा। तो यदि हम वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट का यदि हम यूनिट निकालना चाहें तो वह हो जाएगा k इज इक्वल टू रेट अपॉन ए का पावर n, जहाँ जो रेट होता है वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। दिए गए समांतराल में जो किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में बदलाव आता है वह रेट दर्शाता है, वह अभिक्रिया का दर को दर्शाता है। इसीलिए रेट को हमने लिख लिया कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम और ए का पावर एन भी कॉन्सेंट्रेशन ए का पावर एन भी कॉन्सेंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखा गया है इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन का घात एन ले लिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका के रहेगा, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन का पावर कुछ नहीं है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 है। तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन का पावर n, जब बेस सेम होता है और पावर अलग होता है तब वे माइनस हो जाते हैं। इसीलिए k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स टाइम टू द पावर -1 हो जाएगा। अब यदि हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करेंगे तो हम n की जगह 1 रख देंगे। यदि हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बात करेंगे तो n की जगह 2 रख देंगे। यदि हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया की बात करेंगे
तब उसके लिए जो वेग स्थिरांक होगा वो उसके लिए वह निकालने के लिए हम n की जगह 3 पुट कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए, यदि हम शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया में n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यदि हम इसमें n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 माइनस 0 इंटू टाइम इनवर्स, टाइम टू द पावर -1, तो 1 माइनस 0 हमें प्राप्त होगा क्या, 1, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन इंटू टाइम टू द पावर -1। अगर यहाँ पे देखें तो कॉन्सेंट्रेशन या फिर सांद्रता को हम मोल प्रति लीटर से दर्शाते हैं, मोल पर लीटर, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 मतलब मोल पर लीटर, और टाइम टू द पावर -1 लिया गया, इसलिए टाइम को हम सेकंड से दर्शाते हैं, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। यदि हम प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करेंगे तो उसके लिए जो n की वैल्यू है वह 1 आती है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो उसके लिए जो वेग स्थिरांक रहेगा, n की जगह अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो 1 का 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0, किसी का भी घात यदि 0 हो तो वह उसका वैल्यू 1 होता है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 इंटू टाइम टू द पावर -1। इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो इकाई होती है वेग स्थिरांक की, वह सेकंड इनवर्स बस होती है। देखिए, सेकंड इनवर्स बस प्राप्त हुई। उसी प्रकार से द्वितीय कोटि अभिक्रिया या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें जो n का वैल्यू रहेगा वह 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन में दोबारा यदि हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 माइनस 2 इंटू टाइम टू द पावर -1 आएगा। तो 1 माइनस 2 यदि करेंगे तो -1 मिलेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का पावर -1। इसीलिए मोल प्रति लीटर की यदि हम बात करेंगे, मोल प्रति लीटर में -1 का पावर यदि होता है तो मोल इनवर्स और लीटर टू द पावर -1 हो जाएगा। तो मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के जो वेग स्थिरांक है उसकी इकाई हो जाएगी। इस प्रकार से इस एक छोटे से इक्वेशन से हम किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट या फिर वेग स्थिरांक की इकाई को प्राप्त कर सकते हैं। फिर वह कोई होल नंबर हो, यानी किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि यदि 0, 1, 2 कुछ भी हो, या फिर कोई प्रभाज में भी यदि हमें किसी अभिक्रिया की कोटि प्राप्त होती है तो हम उसका भी वेग स्थिरांक की इकाई निकाल सकते हैं। छद्म कोटि की अभिक्रिया, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सामान्य कोटि अभिक्रियाओं में उनकी अनुसंख्यता और कोटि का मान समान होता है। इसके विपरीत छद्म कोटि की अभिक्रियाओं और कोटि का मान भिन्न होता है। सिंपल लैंग्वेज में यदि कहा जाए तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन उन रिएक्शन को कहते हैं जिनमें ऑर्डर दिखता कुछ और है, किसी भी अभिक्रिया की कोटि दिखती कुछ और है पर होती कुछ और है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ईस्टर का अम्ल के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमने 2 अभिकारक इसमें यूज हुए हैं, एक आपका ईस्टर ग्रुप और एक वाटर। इसीलिए जो अभिक्रिया की कोटि है, जो अभिक्रिया का कोटि है वह क्या होना चाहिए, रेट इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि R इज इक्वल टू K टाइम्स ईस्टर का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। यदि हम इस रेट इक्वेशन के हिसाब से देखें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की जो अभिक्रिया का ऑर्डर रहेगा, अभिक्रिया की कोटि रहेगी, वह 2 आनी चाहिए, क्योंकि ईस्टर का सांद्रता का घात 1 है और पानी की सांद्रता का घात 1 है। परंतु हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर जो है, तब इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि जो आती है वह 1 आती है, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कभी भी जल अपघटन होगा तो H2O की जो मात्रा होगी वह अधिकतम होगी। किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन या फिर किसी की भी सांद्रता, किसी भी अभिकारक की सांद्रता यदि बहुत ज़्यादा हो जाती है तब वह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता। इसीलिए उसका जो सांद्रता रहता है उसे हम इकाई ले लेते हैं या फिर यूनिट ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं। इसीलिए R इज इक्वल टू K टाइम्स सिर्फ और सिर्फ ईस्टर का कॉन्सेंट्रेशन होगा। H2O का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसे हम इकाई ले लेंगे, इकाई ले लेंगे या 1 ले लेंगे, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी
वह इक्वेशन से हट जाएगी। इसलिए जो एक्चुअल रेट इक्वेशन रहेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का, वह रहेगा R इज इक्वल टू के डैश कॉन्सेंट्रेशन या फिर ईस्टर की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर। इस इक्वेशन के हिसाब से जो हमारे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है उसकी जो इस अभिक्रिया की जो कोटि रहेगी वह प्रथम कोटि होगी। अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने वाली विधियां, तो 3 विधियां हम देखेंगे। एक समाकलन विधि जो हमने देख लिया है प्रति अभिक्रिया में निकालकर, जो इंटीग्रेशन फॉर्म होता है, समाकलन विधि होती है, उससे हमने अभी भी शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण निकाला। ग्राफिकल विधि, डेटा को विभिन्न समाकलन दर समीकरणों के अनुसार प्लॉट किया जाता है ताकि एक सीधी रेखा प्राप्त हो सके। ढाल स्थिरांक का मान देता है। समाकलन विधि से रेट इक्वेशन निकालने के बाद हमने ग्राफिकल तरीके से भी, ग्राफिकली भी उस इक्वेशन को प्लॉट किया और हमने सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी प्लॉट किया। तो हम ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं। एक्स और वाई एक्सिस मेनली देखना रहता है कि एक्स और वाई किसके किसके बेसिस पे प्लॉट किया गया है, और स्लोप का जो वैल्यू है वह के है या कुछ और है, उसे देखकर भी हम पता लगा सकते हैं, ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं कि जो अभिक्रिया है वह अभिक्रिया की कोटि कौन सी। अर्ध आयुकाल विधि, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तीनों के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, अर्ध आयुकाल जो विधि रहती है, टी हाफ की जो वैल्यू रहती है वह अलग अलग आती है। जैसे यदि हम प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करेंगे तो उसमें जो टी हाफ का वैल्यू रहेगा वह एक स्थिरांक रहेगा, 0.693 अपॉन के आता है, जो समय के साथ चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार से यदि द्वितीय कोटि अभिक्रिया की बात करेंगे तो टी हाफ का वैल्यू रहता है वो 1 अपॉन के ए आता है। इस प्रकार से अर्ध आयुकाल विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट पे आपके इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, काइनेटिक का जो यदि प्लॉट करेंगे, यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किसके किसके अगेंस्ट प्लॉट होगा, वाई एक्सिस में क्या रहेगा, एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, उस प्लॉट का उस प्लॉट का जो स्लोप रहेगा, उसका जो ढाल रहेगा वह क्या होगा, और उसकी रेट कांस्टेंट की जो इकाई रहेगी उसे एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। ये हमारे अलग अलग जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के, अभिक्रिया की दर बनाम सांद्रता के। यह भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो हमने रेट इक्वेशन निकाले थे समाकलन विधि से, उनका उपयोग करके भी हमने क्या किया है, रेट इक्वेशन को ग्राफ का रूप दिया गया। ये हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताया गया था। हमने देखा था कि जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वह एक स्थिरांक वैल्यू देता है, कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो इसीलिए ग्राफ में भी देखा जा सकता है कि टी हाफ का जो है ए के कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता, यानी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, और वह एक स्ट्रेट लाइन देता है। ये आपका शून्य कोटि अभिक्रिया का टी हाफ और ए के टी हाफ और सांद्रता का प्लॉट, और टी हाफ और 1 अपॉन ए लगाएगा आपका क्या, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्लॉट। यह एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जहाँ जो आपका टी हाफ रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के पावर n-1 के, जहाँ n क्या रिप्रेजेंट करता है, अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करता है। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, ताप बढ़ने से सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया की वेग में वृद्धि होती है। अनेक अभिक्रियाओं में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से अभिक्रिया का वेग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच में काइनेटिक मोशन, जो गति रहती है उन मॉलिक्यूल्स की, वह बढ़ जाती है। इसी वजह से रासायनिक अभिक्रिया की जो वेग रहती है वह
बढ़ने लग जाती है। तो एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया है कि किसी भी अभिक्रिया की यदि हम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अनुपात के टी प्लस 10 डिवाइड बाई के टी को ताप गुणांक कहते हैं। मतलब रेट कांस्टेंट जब एक पर्टिकुलर रिएक्शन का जो टेम्परेचर है उसे 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया गया डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट उसी रिएक्शन का टी टेम्परेचर पे, यह समान होता है या बराबर होता है तो इसकी जो वैल्यू रहती है वह प्रायः 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तापमान में वृद्धि से प्रतिक्रिया की दर में इतनी बड़ी वृद्धि को समझने के लिए आर्हेनियस ने टक्करों का सिद्धांत कोलिजन थ्योरी दिया, जिसे हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे।